अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अटेंशन प्लीज। साउंड क्लियर है? सलाम। Shall we start now? यस सर। ओके। सोहेल, कल की चीजें नोट करें? जी सर, कल जब का जब बना लिए सर नोट्स। अब ठीक है, तुम्हारे नोट्स का पीडीएफ बनाकर भेजो, स्क्रीनशॉट्स नहीं। ठीक है? जी सर। इमेजेस नहीं, जी पीडीएफ बनाकर सेंड करो। जी। तो अदर एस्पिरेंट को हम स्ट्रेटेजी देंगे कि भाई क्लास नोट्स में से कैसे शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है ना? जी सर। ओके, राइट। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। कल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हो गया। ठीक है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो गया, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग, कॉइन्स। ठीक है? ये सब हो गए। फिर उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस, इंडिजीनियस सोर्सेस, रिलीजियस, सेकुलर। रिलीजियस में वैदिक सोर्सेस, यानी कि वैदिक ब्राह्मण, वैदिक लिटरेचर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद पुराणास और उपनिषद, ये सब हुआ था। फिर उसके बाद बुद्धिज्म से रिलेटेड लिटरेचर, महायाना हिनायाना लिटरेचर भी कवर कर लिए। फिर जैनिज्म से रिलेटेड वो भी कवर कर लिए। फिर इसके बाद सेकुलर लिटरेचर पे गए, जिसमें हम बहुत सारे पॉलिटिकल वर्क और ड्रामा वो सब कवर करे। ठीक है? तो ये सब जो सोर्सेस थे, दे हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट अवर हिस्ट्री। थोड़े से इंसिडेंट में नरेट करा था वो सब। अब यहाँ से हम लोग है सो ऑफिशियली एक के बाद एक स्टेप बढ़ाते। तो पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं हम, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए एक बार देख लेना। ठीक है? तो मेंस में जो 2015 में क्वेश्चन आया था, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडिया differed from Egypt, Mesopotamia, and Greece in its culture and tradition. Its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. तो ये जो मेंस का क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, ऑल दीज आर कंटिन्यू टिल डेट। तो वो चीजें नरेट करने की जरूरत थी। और दूसरे सिविलाइजेशन थे जो इंडस वैली के कॉन्टेम्पररी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, they have lost the connectivity. They lost the connectivity, but our civilization has the connectivity, continuity. तो वो सब देखेंगे हम। ठीक है? हर एस्पेक्ट में कल्चर के, ट्रेडिशन के देखेंगे तो आज भी कंटिन्यूटी देखते हम। ये नरेट करना था वहां पर। दूसरा क्वेश्चन था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हम, स्पेसिफिक उनकी अर्बन प्लानिंग को पढ़ते, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर को। तो वो जो चीजें हैं अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, हाउ दे हेल्प अस इन प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, व्हाट इनपुट्स दे प्रोवाइड अस। तो ये सवाल पूछा था। जब 2014 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कर रहे थे, और उसी बैकग्राउंड में है सो ये अर्बन सिविलाइजेशन बहुत फेमस था इंडस वैली वालों का। तो ये सवाल मिला के पूछा था उसने। तो दो बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए। प्रीलिम्स में भी आए इनके क्वेश्चंस। अभी जैसा मैं प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन तुम्हारे को भेज दिया। दो साल के खाली सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हारे को। बाद में प्रीवियस ईयर बुकलेट्स में और भी मिलते तुम्हारे को। एक सवाल 2019 का है, ये 2019 का है क्वेश्चन ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट? नॉट ए हड़प्पन साइट बोल दिया। चन्हादारू, कुड्डी जी, दिसलपुर, ऑल दीज आर। शाहगुरा, शाहगुरा साइट इज फेमस फॉर इट्स कॉपर इंस्क्रिप्शन, बिलोंग्स टू अशोका। तो ये आंसर था, नॉट पूछा था उसने। तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं तुम। चनादारू, कोडीजी, दीसलपुर और हड़प्पन साइट। ठीक है? फिर एक सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक आर्यन दोनों को मिलाकर डिफरेंसेस पे पूछा सवाल।
वो भी कवर हो जाता हमारे से। यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि वो ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेर एज इंडस वैली पीपुल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ये दो ही आइटम जानते थे, बोला नहीं इसके अलावा बहुत कुछ जानते थे, देखो हम आज कवर कर लेते। तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर कट करने की जरूरत थी, आंसर 1 और 3 आ जाता तुम्हारे को, क्योंकि 3 में क्या था यहाँ पर, ऋग्वेदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड हॉर्स whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. So basically Indus Valley people don't know about the horse, घोड़े के बारे में वो नहीं जानते थे। कोई ऋतिक रोशन का वो मूवी देखे, कौन सी मूवी? कौन सी मूवी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन जब घोड़े को देखता तो वो किसी से पूछता ये कौन सा जानवर है बोलकर पूछता, जानवर भी नहीं बोलते मगर, तो ये कौन सा है, तो बोलता घोड़ा भाई। तो बेसिकली ये एक फैक्ट है, दे डोंट नो अबाउट दी घोड़ा, हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे वो लोग। तो किसी को देखना है तो ट्रेलर देख लो मूवी का, बहुत सारे चीजें सोसाइटी को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट किया गया है, बाकी तो पूरा वो अपनी खास मूवी है नहीं देखे जैसी भी। चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, अब ये साल के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले 1-2 साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? उसका जवाब अभी मिल जाता तुम्हें। कोई बोल सकता ऐसा क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है इंपॉर्टेंट आने वाले सालों में एग्जाम्स के वास्ते? क्या कुछ नजर आ रहा? क्या हुआ? 100 कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? यस सर। 100 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है? तो कभी भी शतक हो रहा तो बहुत बड़ी बात है ना, इसीलिए ये सब। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बेसिक, ये सिविलाइजेशन का एक्सटेंट क्या था, इसके वर्ल्ड कॉन्टेम्पररीज कौन थे, किस पीरियड में रहता था, ये एक्सटेंट, कॉन्टेम्पररीज, पीरियड। फिर इसके बेसिक जो सेलेंट फीचर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि टाउन प्लानिंग, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, रिलीजियस कंडीशन, सो ऑन। फिर इसके बाद ये सोसाइटी, ये सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ था वो पढ़ लेते। और इसी के बीच में एक पढ़ते कि आज भी हम ये जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, सिविलाइजेशन है, उससे बहुत कुछ इनपुट लेकर कंटिन्यूटी चला रहे हैं, वो भी नोट कर लेते हैं हम। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वैदिक पीरियड को कल देखेंगे। तो आज जो हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं हम, वो शुरू होती 2300 बीसी से 1700 लेट सपोज बीसी। तो ये 500 साल का हम लोग देखने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन देखो, मैं पलटा रहा हूं। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहले इसके मीनिंग समझ लो। तो कल समझाया था मैं, इंडस रिवर का नाम है, वैली, रिवर वैली जो एरिया होता है वहां पर। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, इंडस की जो वैली होती है वहीं पर थी, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो थे वहीं पर रहती थी। रावी रिवर पर कोई है दूसरे इंडस पे। तो ये तुम्हें उस रीजन का सिविलाइजेशन था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ मिलता है हमारे को, रीजन्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके जो कॉन्टेम्पररीज भी थे उस वक्त के, कॉन्टेम्पररी सच एज इराक का, मेसोपोटामिया रहने दे, ग्रीक रहने दे, या चाइना का सिविलाइजेशन जो भी थे, वो भी उनके बड़े बड़े रिवर के ही करीब थे। तो वो जो पीरियड था वो रिवर के साइड ही सिविलाइजेशन थे। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं या हड़प्पन क्यों बोलते हैं?
जब एक्सकावेशन किया जा रहा था 1920s में, तो सबसे पहली साइट जहां पर एक्सकावेशन में हमें मालूम हुआ कि एक सिविलाइजेशन थी, वो साइट क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स फर्स्ट साइट, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये दो नाम तुम्हें जस्टिफिकेशन के लिए खाली मालूम रहना। दिस सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पा, ये याद रखो पहली चीज। तो दिस सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पा। तो फर्स्ट साइट कौन सी थी जो एक्सकावेट की गई थी? वो हड़प्पा। तो इसीलिए ये कल्चर का नाम फर्स्ट साइट की वजह से हड़प्पन कल्चर भी रखा गया। रिवर वैली की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट की वजह से हड़प्पन कल्चर। ओके, इसके साथ साथ ये सिविलाइजेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स मिलेंगे। इसकी यूनिक फीचर क्या मिलेगी? अर्बन लाइफ, अर्बन सेंटर्स मिलेंगे हमें बहुत सारे। फॉर एग्जांपल हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनादारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, रूपर, दाइमाबाद, सो ऑन। We will get around 1000 cities and settlements। तो ये शहरी जिंदगी थी, सिटी लाइफ थी उस वक्त की। बहुत बड़ी बात है सिटी लाइफ वो टाइम पे रहना। सो फर्स्ट अर्बन एज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इनका? अर्बन लाइफ। इसीलिए सवाल पूछा गया था तुम्हारे को कि ये अर्बन, आज का हमारा जो अर्बन सिविलाइजेशन है उसके लिए क्या इनपुट्स दे सकता। हम देखेंगे क्या दे सकता। अब तुम्हारा तो पता है हमारे पास शहर पहले बस जाता, बाद में रोड आती, बाद में बिजली आती, बाद में गवर्नमेंट ऑफिस आती, बाद में उसको कॉलोनी समझा जाते, और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता? ड्रेनेज सिस्टम आता हमारे पास। ये तो तुम्हें पता है ऐसा होता है, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं था। बहुत ही सिस्टमाइज था इनके पास। थोड़े इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम भी यहाँ पर तुम देख सकते हैं, मैं खाली बता रहा हूँ रफ वर्क में तुम्हें। रोपर, राखी गिराई, अभी इसको नोट करो, राखी गिराई को नोट करो। आज की इंडिया में, अब तो पार्टीशन हो गया ना, तो प्रेजेंट डे इंडिया में राखी गिराही इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। राखी गिराई एंड मोहनजोदारो प्रेजेंट डे पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट, ओवरऑल लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एरिया वाइज इंडिया में कौन सी साइट सबसे लार्जेस्ट है? राखी गिराई। हाँ, कहां पर है वो देख लो, हरियाणा की तरफ मिल जाता। और मोहनजोदारो ओवरऑल सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। फिर उसके साथ दूसरे नाम देख लो, मोहनजोदारो हो गया, ये चन्हादारो, कोडीजी, और बहुत सारे नाम मिलते थे, सुक्ता, गेंडर, हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली, आलमगीरपुर, सो ऑन। तो ऐसे नाम याद रखना, तुम्हें पता रहना। आ जाओ, ओवरऑल अगर से हम जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो प्रेजेंट डे हमारे बहुत सारे स्टेट इसका हिस्सा है। फॉर एग्जांपल गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इवन महाराष्ट्र के भी थोड़े एरियाज, बहुत कुछ है। और पाकिस्तान प्रेजेंट डे में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के प्रोविंसेस में भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग नॉर्थन अफगानिस्तान। तो इतना बड़ा एक्सटेंट है। अब इसके चार अगर से हम हिस्से देखें तो पहली चीज, नॉर्थन मोस्ट साइट अगर से हम देखें, नॉर्थन मोस्ट साइड मिलेगी अफगानिस्तान में। नॉर्थ साइड गए तो हम अफगानिस्तान में, क्या नाम है वो एरिया का? शुरतोगाई। शुरतोगाई इज ए साइट, नॉर्थन मोस्ट साइट, प्रेजेंट है अफगानिस्तान में मिलेगा। इसी तरीके से ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में क्या मिलेगा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ईस्ट में सबसे आखिर में। साउथ में आएंगे तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद, ठीक है, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र। और वेस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, सोक्ता गेंडर, सोक्ता गेंडर। तो ये है इसका एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अगर से हम देखा जाए तो। वेस्ट में जाएंगे तो तुम पाकिस्तान ईरान बॉर्डर सोक्ता गेंडर तक जाना है, साउथ में जाएंगे महाराष्ट्र तक आना है, दाइमाबाद, ईस्ट में जाएंगे उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, और नॉर्थ में गए तो अफगानिस्तान शुरतोगाई तक जाना है।
ये एक्सटेंट है, ये साइट्स के नाम भी है। और ओवरऑल ये जो एक्सटेंट देख रहे हैं हम, इससे पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया उस वक्त का जो सिविलाइजेशन था, इजिप्ट उस वक्त का जो सिविलाइजेशन था, एरिया वाइज ये दोनों छोटे थे हमारे सिविलाइजेशन से। तो ये भी पता चलता है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुको। मेसोपोटामिया जो है इराक का सिविलाइजेशन था, ठीक है। कौन सी रिवर के करीब था? किसी को नाम है वो रिवर का नाम याद है? मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट रिवर है, वहां पर नोट कर लो बाद में। चलिए, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट टाउन्स कवर करने वाले हैं। देखो, हड़प्पा सबसे पहली साइट जो एक्सकावेट की गई, कब? 1921 में। प्रेजेंट डे कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। किस रिवर पर है तुम लोग बताना मुझे। क्लास में है ना सब लोग? मुझे आवाज दो जरा। हाँ सर बोलो। सर। हाँ, तो मैं यहाँ पर जो होमवर्क दे रहा, हड़प्पा किस रिवर पर है बताओ। नेट खोल के बैठो, लगे तो रावी पे होऊंगा, देखो रावी रिवर पर, ठीक है। उसके बाद किसने डिस्कवर किया हड़प्पा को? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। और यहाँ पर जब हम एक्सकावेशन कर रहे थे, फाइंडिंग कर रहे थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली? पहली चीज तो फर्स्ट टाउन जो एक्सकावेट किया गया था ये साइट पे, वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे। इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिल रही? ग्रानरीज, गोदाम मिल रहे, गोदाम जिसको बोलते हैं हम, ये दफन करने का जो कॉफिन होता है वो मिला, और अदर चीजें मिले हड़प्पा साइट पे 1921 में। अब प्रेजेंट है पाकिस्तान, रावी रिवर। मोहनजोदारो सेकंड साइट 1922 में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है, सिंध के एरिया में। तो कौन सी रिवर पे है ये मोहनजोदारो? ठीक है, नोट करना तुमने। किसने डिस्कवर किया? आर.डी. बैनर्जी ने। और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हमें? एक तो ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ बोले तो एक तरीके का स्विमिंग पूल समझ लो, जो रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर कल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज से बनाई हुई इमेज है, स्टैचू है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिली पूछता? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में मिली। इसी तरीके से बीर्डेड मैन, ठीक है, एक दाढ़ी वाला आदमी, इसकी भी मूर्ति मिलती है। कहाँ मिलती है? मोहनजोदारो। उसके साथ साथ पशुपति सील, एक पशुपति सील के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी कहाँ मिला? यहीं पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कहाँ पर मिल रही है हमको? मोहनजोदारो में। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग? ग्रेट बाथ, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन, पशुपति सील, सो ऑन, ठीक है। ये सब कहाँ मिल रहे? मोहनजोदारो में। किसने एक्सकावेट किया? आर.डी. बैनर्जी। उसके बाद चन्हादारो। चन्हादारो प्रेजेंट डे सिंध, पाकिस्तान का एरिया। यहाँ की यूनिकनेस क्या है? यहाँ पर यूज ऑफ लिविस्टिक, ठीक है, ये भी मिला। उसके साथ साथ नोट करने की चीज क्या है? ओनली इन द साइट विदाउट ए सिटाइडल। सिटाइडल असल में एक एरिया होता है जहां पर रईस लोग होते हैं, जो रईस लोग, नोबल्स होते हैं, वो लोग रहते थे। तो ये एक ऐसी लौती साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर सिटाइडल नहीं थे। इसका मतलब क्या था? सिटाइडल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये चनुदारों में कॉमन लोग ही रहते थे, कॉमन मासेस ही रहते थे, जो है इलाइट क्लास लोग नहीं होते थे। तो ये नोट करना है, चन्हादारो विदाउट ए सिटाइडल। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन प्रेजेंट डे राजस्थान। यहाँ पर क्या मिला? शिवलिंगम मिल रहा हमारे को। कालीबंगल तो बैंगल्स, चूड़ियां मिल रहे, बेक पके हुए, बर्न्ड, ठीक है,
तो ये भी मिल रहे। उसके साथ साथ बोन्स ऑफ क्या मिल दिखे हमारे को यहाँ पर, फिर रोपर, प्रेजेंट डे पंजाब इंडिया, रोपर में क्या मिल रहा है हमारे को, ब्यूरल सिस्टम, डॉग का ब्यूरल, सील्स, ये सब मिले। लोथल गुजरात का है, प्रेजेंट डे। यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिला, जहां से पानी के, जहां से चीजें उतारना चढ़ाना जो भी होता है, डॉकयार्ड मिला वहां पर। इंपॉर्टेंट चीज, बीड मेकिंग फैक्ट्री है वहां पर, ठीक है। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस भी यहीं पर किया गया, कहां पर, लोथल। चावल का कल्टीवेशन अर्लीस्ट लोथल में। फिर उसके बाद है सो सरकोटोडा, प्रेजेंट डे गुजरात। यहां पर क्या मिला हमें, बोन्स ऑफ हॉर्स, ओनली साइड वी हैव बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े के हड्डियां मिले। लेकिन इससे ये नहीं मालूम कि भाई घोड़े को वो लोग जानते थे, अब कहीं किसी का घोड़ा मर गया होगा तो दफन कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो कहा मिलता, वो गुजरात की साइट है, क्या है, सुरकुटड़ा एंड बनावली, प्रेजेंट डे हरियाणा। यहाँ पर क्या मिला हमें, टेर्रिकोटा फिगर ऑफ प्लॉ, जो हल होता है, टेर्रिकोटा चिकनी मिट्टी समझो, पकी हुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो भी है, उसका हल, यानी किसान का जो हल प्लॉ होता है उसके फिगर मिली, कहां पर, बनावली। तो ये सब चीजें नोट करना, किसी किसी एग्जाम में पूछता है स्पेसिफिक। तुम जब यूपी पीएससी, बिहार पीएससी या अदर पीएससी दे रहे, और यूपीएससी में भी ऐसे सवाल पूछ सकता। तो यहाँ पर क्या एक चीज खाली नोट करना बोला मैं, कौन से रिवर पे कौन सी साइट है एक बार नोट कर लो बोला मैं। जैसा एक बता दिया, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदारो, इंडस, चन्हादारो, इंडस, जो मैं बता रहा हूं ऐसा ही तुम लोग देख लेना थोड़ा। तो इंपॉर्टेंट साइट समझ में आ गया और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नोट कर लिए वहां पर। यस सर। डॉकयार्ड, हाँ डॉकयार्ड कहां पर मिला, लोथल, लोथल। लोथल कहां पर है, प्रेजेंट गुजरात। गुजरात में है। हाँ, सब अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, लोथल, लोथल, ओके गुड। डेढ़ बाद कहा मिला, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। कौन से रिवर पे है, इंडस। इंडस, इंडस, ठीक है। इंडस लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन साइट, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, मोहनजोदारो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये टाइम पीरियड याद रख लो, अप्रोक्सीमेट जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम लेते हैं वो 2500 बीसी से 1700 लेते। एक मिनट, हमारे लुकमान आ गए, इनको जरा देख के आता हूं। अटेंशन प्लीज। यस सर। तो इंपॉर्टेंट साइट फाइंडिंग रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार हो गया तुम्हारे पास। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये ओवरऑल पीरियड है 2500 से 1700 बीसी का, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का माना जाता है, या फिर ये बताया जाता है 2300 से 1700। तो इधर उधर टेंशन मत लो तुम लोग। हाँ, अब हमें इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स एक एक करके कवर करना है। सबसे पहले स्क्रिप्ट, इनकी लिखने की जो लिखावट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडस स्क्रिप्ट, ये नोट करना शुरू कर रहे हैं। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो दैट दे नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, दे नो हाउ टू राइट, बट व्हाट वी डोंट नो व्हाट दे हैव रिटन, ये है कहानी। सो इंडस स्क्रिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल,
हड़प्पन आल्सो इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब इनके जो भी राइटिंग है हमें बहुत जगह पर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सील्स पे मिलते हैं, टूल्स पे मिलते हैं, कॉपर टूल्स, या फिर जो है टेरिकोटा फिगर्स वगैरह हर जगह पर मिलते हैं। बट व्हाट दे हैव रिटन वी डोंट नो बिकॉज वी अनएबल टू डिकोड देयर स्क्रिप्ट। सो द स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, ये नोट करो। तो फिर इनकी स्क्रिप्ट में है क्या क्या, कैसा लिखते थे ये लोग? पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, याद रखो। थोड़े से पिक्चर होते हैं, थोड़े से सिंबल्स, थोड़े से लेटर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट को पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर ये स्क्रिप्ट क्या क्या के लिए इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे ये लोग? तो जो भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए एग्रीमेंट है उसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस स्क्रिप्ट। अगर से स्टेटमेंट ऐसा दिया, इंडियाज पीपुल डोंट नो अबाउट राइटिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता था। दे नो अबाउट द राइटिंग बट वी डोंट व्हाट दे हैव रिटन। दैट मींस देयर स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड। देयर स्क्रिप्ट इज ऑफ पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स एंड सम लेटर्स। अब उसके बाद है सील्स। ये फिल्मों में देखे होंगे तुम ये सील्स का भी, ठीक है? तो ये जो सील्स है, कभी ऐसी सील नजर आएगी तुम्हें, कभी ऐसी नजर आएगी, कभी ये पशुपति वाली सील आएगी, डिफरेंट टाइप्स के सील्स नजर आते तुम्हें, ठीक है? ये फिल्मों में भी तुम देखो, ट्रेलर में भी समझ में आया था तुमको वो सील्स है क्या चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ सील्स, ठीक है? मोहर भी बोल सकते हैं ये सील को। तो जो मोहर था, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट मेटल्स के, और ज्यादातर वो एक कीमती पत्थर होता था, स्टेट टाइट, इससे बनाते थे। ये पत्थर का नाम है, ठीक है? इससे बनाते थे। फिर क्या इसका इस्तेमाल क्यों करते थे? और मोस्ट फेमस सील क्या है इनके पास? मोस्ट फेमस सील जो था इनका, मेल डीटी, जिसको पशुपति महादेव बोलते हैं, वो ये है इंपॉर्टेंट सील इनकी, पशुपति महादेव। देखो यौगिक पोषण में बैठा, अब इसके आजू बाजू जानवर है, ठीक है? यहाँ तुम्हारे को 1 2 3 4 जानवर नजर आ रहे हैं, और पैरों के नीचे 2 खरगोश है इसके, टोटल 5 जानवर है उसके पास। तो इसको सील को क्या बोलते हैं? पशुपति महादेव। पशुपति यानी जानवरों का महादेव, इस तरीके से। तो ये मेल डीटी था उनका, पशुपति महादेव। उसको 1 सिंह है, ठीक है? या जो भी है सिंह है, उसको 3 सर है उसके, योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, और उसके आजू बाजू में 4 एनिमल है। क्या है वो? एलिफेंट, टाइगर, रेनो, बफेलो, ETRB, एलिफेंट, टाइगर, रेनो, बफेलो। ये सवाल 2 बार पूछा, पशुपति सील पे कौन से जानवर मिलते हैं बोलकर, तो कौन से नहीं मिलते हैं बोलकर पूछा। एक बार दे दिया उसने ऑप्शन, लायन, टाइगर मिलता है, लायन नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो एलिफेंट, टाइगर, रेनो, बफेलो, और उसके साथ उसके पैरों के पास खरगोश है, डीर्स। और फेमसली ये सील को क्या बोलते हैं? पशुपति सील बोला जाता है, जानवरों का देवता, क्योंकि पूरे वहां जानवर नजर आ रहे ना तुम्हारे को। तो ये है पशुपति सील, इंपॉर्टेंट सील है। एलिफेंट, टाइगर, रेनो, बफेलो, ये 4 हो गए। यहाँ पर खरगोश है, खरगोश क्या क्या बोला मैं? डीर है। ये हो गया पशुपति सील के बारे में, याद रखो, 2 बार सवाल पूछा। तो इंपॉर्टेंट सील्स हो गया। उसके बाद है सो स्क्रिप्ट हो गया, सील हो गया। अब यहाँ पर है टाउन प्लानिंग। तो यूनिक फीचर है सिविलाइजेशन का उनकी टाउन प्लानिंग, और उसके साथ है अर्बन सेंटर। तो अर्बन सेंटर्स कब बनते? बेसिकली जब एग्रीकल्चर सरप्लस हो जाता तो अर्बनाइजेशन की तरफ जाते कोई भी, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे? फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन एज भी बोला जाता है, ठीक है? तो इनकी टाउन प्लानिंग में क्या खास बात देखने को मिलती है हमें? यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है विथ सम रीजनल वेरिएशंस। यूनिफॉर्मिटी क्या है क्या नहीं देखेंगे। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है सिटाइडल, दूसरा होता है लोअर टाउन। सिटाइडल ऊंचे हिस्से पे होता है, जो ऊंचाई वाला इलाका होता है किसी भी शहर का, वहां पर सिटाइडल होते हैं। तो वहां पर किला बना दिया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है,
और मेनली वहां पर कौन रहते, इलाइट क्लास लोग रहते हैं, रूलिंग क्लास लोग रहते हैं, और लोअर टाउन में आम लोग होते हैं। तो फिल्मों में भी देखो जाकर तुम, सिटाइडल में जो है इलाइट ग्रुप होता है, और इधर लोअर टाउन में कॉमन मासेस। तो सिटाइडल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर से अर्बन प्लानिंग में देख रहे सिटाइडल एरिया, तो सिटाइडल एरिया में क्या कर रहे थे ये लोग, इसको फोर्टिफाइड करे थे, ठीक है। और इसका फेस किधर था, वेस्ट फेस था। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, अगर से कोई इन लोगों पर अटैक कर रहा था तो सेफ के वास्ते यहाँ पर जाकर छुप जाते थे। उसके साथ साथ कम्युनिटी सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेनली सिटाइडल में कौन लोग रहते थे, इलाइट रूलिंग क्लास, ठीक है। और उसके नीचे, सिटाइडल के नीचे जब जाएंगे हम, तो वहां आपको एक लोअर टाउन मिलेगा। लोअर टाउन में कौन लोग रहते हैं, कॉमन मासेस, उसको लोअर टाउन मिलते हैं। सिर्फ एक साइट ऐसी है जहां पर हमें सिटाइडल नहीं मिला, वो है चन्हादारो, ठीक है, चन्हादारो में। हाँ, अब इनकी सिटाइडल देख लिए, लोअर टाउन देख लिए, स्ट्रीट कैसे थे, सड़कें कैसी थी, ग्रिड पैटर्न थी। ग्रिड पैटर्न मतलब दो सड़कें 90 डिग्री का एंगल कट करती, चौरस्ता नजर आना तुम्हारे को हर जगह पर, इस तरीके से ग्रिड पैटर्न था। सीधी सीधी रोडें, अपने जैसा नहीं कि रोड यहाँ से जाके ऐसा कट मार ली, वहां से जाके वैसा कट मार ली, और रोड पे आधा रोड पे घर बना लिया, बाथरूम बना लिया, बाद में म्युनिसिपालिटी वाले 10 साल के बाद घर तोड़ेंगे, ऐसा होता है। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं था। स्ट्रीट्स लेड आउट इन ए परफेक्ट ग्रिड पैटर्न। और हमारे पास जो स्ट्रीट होते हैं ना परफेक्टली, वो खाली लेआउट पे होते हैं, जमीन पे नहीं होते, ठीक है। परफेक्ट ग्रिड पैटर्न था। इससे ये लोग क्या कर रहे थे, ट्रैफिक मेंटेनेंस करते थे। तो जितना ग्रिड पैटर्न रहेगा उतना ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी आसान रहेगा, लोअर जो है तुम्हारे को एक्सीडेंट के केसेस रहेंगे। अब इंडिया में जो है सेकंड हाईएस्ट है हम वर्ल्ड में शायद नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय रोड में भी। तो इनसे क्या मिल रहा हमारे को, रोड प्लानिंग इनपुट्स, ठीक है, हाउ टू मैनेज ट्रैफिक। और ट्रैफिक की लेट से भी क्या होता है, हमारे पास जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लो हो जाता है, ये भी। तो बेसिक एक इनपुट मिल रहा, ग्रिड पैटर्न रोड्स, ठीक है, ईज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, वो हो गया। फिर इनकी सिटी प्लानिंग में बेसिक यूनिट क्या था, बेसिक यूनिट था इंडिविजुअल हाउसेस। इंडिविजुअल हाउस को ये बेसिक यूनिट करते थे, फिर उसके बाद ब्लॉक्स बना लेते थे पूरा एरिया का, फिर पूरा सिटी बनता था। अब इंडिविजुअल हाउस को भी वो जो ईंट इस्तेमाल करते थे, ब्रिक, वो भी फिक्स साइज का होता था। हमारा मिस्त्री क्या करता है पता है ना, जहां कहीं भी उसको आधी ईंट की जरूरत है आधी ईंट मार देता, पाव ईंट की जरूरत है पाव, और कुछ भी नहीं मिला तो कुछ तो भी लगा देता। देखो अपना मिस्त्री ऐसा नहीं रहता वहां पर, ठीक है। तो इतना परफेक्टनेस था, यूनिफॉर्मिटी। तो रोड कैसे है, ग्रिड पैटर्न है जिससे ईज ऑफ ट्रैफिकिंग हो रही। इंडिविजुअल हाउस क्या है, इनका बेसिक यूनिट ऑफ सिटी प्लानिंग, तो म्युनिसिपल मैनेजमेंट को आसानी हो जाएगी हाउस नंबर वगैरह सर्वे वगैरह में भी। और हाउस कंस्ट्रक्शन में भी फिक्स साइज के ईंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब हो। ड्रेनेज पैटर्न कैसा था इनका, रिमार्केबल, ओके। ऑल सिटीज हैज इट्स ओन बाथरूम। देखो भाई, स्वच्छ भारत इनके पास पहले से था। हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, 2015 में शुरू हुआ था, इनके पास 2000 साल पहले ही था, ठीक है। तो ऑल सिटीज, देखो ऑल सिटीज हैज इट्स ओन बाथरूम। और स्ट्रीट ड्रेन, जो सड़कें, जो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वो भी कवर्ड था, मैन होल्स वगैरह कवर्ड थे। हमारे पास ऐसा नहीं रहता, वो नाले का पानी वो बदबू सबको आते रहती, पता है ना ऐसा। सो बेसिकली दे नो द साइंस ऑफ सैनिटेशन, वेलनेस, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ये सब हमारे को क्या बता रहा, ड्रेनेज पैटर्न इनका, ड्रेनेज पैटर्न क्लीनलीनेस की तरफ जा रहा। सिटी को प्लानिंग करते वक्त ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। फ्लड्स को भी रोकने में ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लीन नहीं करेंगे तो फ्लड्स आ जाएंगे शहरों में, तो वो भी है। तो ये सब पता है हमारे। अब जो अगर से मल्टी स्टोर हाउसेस होते थे तो उसके लिए भी वर्टिकल पाइप लगाकर वो ड्रेनेज का इस्तेमाल करते थे वहां पर भी। और इसके लिए भी जो ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे वो भी टेक्निक भी बहुत ही अच्छी थी, समझो।
तो हो गया इनका ड्रेनेज पैटर्न। तो अभी तक क्या देखे, स्ट्रीट्स देख लिए, रोड देख लिए, ड्रेनेज पैटर्न देख लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट इनपुट्स दे रहे हमारे को। और हमारे पास सड़कें नालियां तो सबसे आखिर में आती शहर बसने के बाद ना। और हमेशा देखो हम यूनाइटेड नेशन वाले भी क्या बोलते रहते कि भाई बेसिक सेफ वाटर, टैप वाटर की सहूलत दे दो, बेसिक सैनिटेशन दे दो। ये इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अगर से तुम लोगों को थोड़ों को नहीं मालूम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 2003 तक 2030 तक हमें लाना है। 6 पे सैनिटेशन भी है, वाटर फॉर ऑल, बेसिक सैनिटेशन 2030 तक देना है। ठीक है, अब है उसके बाद ग्रेट बाथ की बारी। तो ये पब्लिक प्लेस माना जाता है, पब्लिक प्लेस था ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में। ठीक है, और ब्रिक वर्क से, ईंटों से किया हुआ। इसका मेजरमेंट याद रखना, 11.88 इंटू 7.01 मीटर्स, और उसकी डेप्थ थी 2.4 मीटर की। इसको पके हुए ईंटों से बनाया गया था, ब्रंट ब्रिक्स। और दूसरी जगहों पर जहाँ इसके कंपेरेटिवली जो दूसरे सिविलाइजेशन थे ना, वहां पर कच्ची ईंटों से काम चलाया जाता था, लेकिन हमारे पास पक्की ईंटों से। तो ग्रेट बात कहाँ मिलता है हमारे को, मोहनजोदारो में। ठीक है, तो कभी कभी आज के दौर में भी देखो वो ऐसा ऐसा ओकेशन आता है कि सब लोग बड़े बड़े होली रिवर्स में जाके डुबकी लगाते हैं, सेरेमोनी होता है उस तरीके। तो इस तरीके का ये भी एक प्रैक्टिस थी, कल्चरल प्रैक्टिस भी थी उस वक्त की, समझो रिलीजियस प्रैक्टिस भी थी, समझो। तो ये सब आजकल भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में है ये। ग्रानरीज, गोदान से समझो ये, तो बड़े बड़े गोदान बना के रख लेते जहां पर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो आज हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके गोदाम में जमा करके बाद में हमारा राशन भेजते रहता है, ये सब हो रहा है। फिर गुजरात में क्या मिला तुम्हें, लोथल में डॉकयार्ड मिला। ठीक है, तो शिप बोट जो भी है, लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पर से करते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लोथल क्या था, एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, ये समझ में आ गया। अब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहां पर, तो पॉलिटिकल सिस्टम पे हम जब देखा जाए तो सोसाइटी में हायरार्की थी या नहीं थी, कंक्लूसिव नहीं बोल सकते, लेकिन सटाइडल एरिया था। तो सटाइडल एरिया ऊंचे इलाके पर बनाया गया था, और वहां पर कौन लेते थे, इलाइट ग्रुप। तो इलाइट ग्रुप में मेनली कौन हो सकते थे, या तो मोनार्क होते थे जो रूल करेंगे, या तो रिलीजियस लीडर रहेंगे, या ये मिलकर रहेंगे, मगर कॉमन मासेस तो नहीं रहेंगे सिटाइडल में। इसका मतलब क्या था, इनके पास कोई ना कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, वो ये लोग काम चला रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम। मगर अभी कंक्लूसिवली कुछ नहीं बोलते थे कि वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते थे या इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। बट सिटाइडल में सर थोड़ा इलाइट स्क्रीन ग्रुप रहते थे। हाँ, स्क्रीन को सीधी कर दो, क्या वहां नजर नहीं आ रहा। क्लियर, नहीं नहीं सर, क्लियर करो क्लियर करो, अच्छा समझ में आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देख रहे थे कि सिटाइडल एरिया में जो है इलाइट ग्रुप होता है। इलाइटिस्ट में ज्यादातर या तो मोनार्क रूलिंग क्लास होते हैं, या तो रिलीजियस लीडर्स होते हैं। लेकिन किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, या फिर मोनार्क बेटे का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हम। सोशल कंडीशंस कहते थे वहां पे। तो मेन क्या रखता है सोशल कंडीशन में, अर्बन लाइफ थी वहां पर। अर्बन सेंटर्स देखे हम, 1000 से ज्यादा अर्बन सेंटर्स थे वहां पर। और रूरल एरियाज जो थे सपोर्ट करते थे सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में। और यहाँ पर फूड कैसा था, व्हीट भी था, गेहूं, राइस, चावल, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, सब कुछ अवेलेबल थे। डाइट में क्या लेते थे ये लोग, फिश, एनिमल मीट, ये भी लेते थे। ठीक है, उसके साथ साथ टाइम पास के लिए इंटरटेनमेंट क्या था इनके पास, आईपीएल भी था। आईपीएल में क्या खेलते थे ना, कुक फाइटिंग। आज भी होता है हमारे पास कुक फाइटिंग, मगर कि उसको लीगल नहीं है कुक फाइटिंग। थोड़े गांव में आज भी होता है, मुर्गों की फाइट जो होती है। फिशिंग, तो ये रेगुलर ऑक्यूपेशन के साथ साथ ये मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, आज भी ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं हम लोग। कॉटन, कॉटन के बारे में यहाँ पर एक चीज नोट करो,
इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कॉटन कल्टीवेट करने में इंडस पीपल फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, हीरे जवाहरात वाले जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो लोग तैयार करते थे। मेटल्स के भी, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ब्रॉन्ज, मोतियां, प्रिल्स, स्टेटाइट, क्ले, सो ऑन। तो यूपीएससी लिखा था ना, दे नो ओनली अबाउट कॉपर एंड ब्रॉन्ज बोल के, यहाँ तो गोल्ड भी है। ठीक है, एंड वुमेन यूज टू वियर ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, एयर रिंग्स, नेकलेस, तो ये सब पहनती थी औरतें, आज भी पहनती है ही। ठीक है, सिमिलरली डेकोरेशन, चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट के वास्ते भी टॉयज बनाते हैं ये लोग। आज हमारे पास फेमस है निर्मल टॉयज, बोलते हैं निर्मल टॉयज। इसी तरीके से चिल्ड्रंस गेम के वास्ते बहुत सारे खिलौने होते हैं ये लोग, और बहुत सारे खिलौनों के साथ साथ डांसिंग डॉल्स वगैरह भी प्रिपेयर करते थे ये। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डांसिंग इनके पास एक इंटीग्रल पार्ट था, इसीलिए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की भी इमेज मिलती है हमको। इंडोर गेम्स क्या खेलते थे ये लोग? चेस खेलते थे, गैमलिंग ये भी होता था, चम्मक वगैरह जो होता था ना वो खेलते थे ये लोग। तो आजकल ये भी जो हम इंडोर इनके गेम्स देख रहे हैं या चीजें देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आज भी हमारे पास मौजूद है। वो सब प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस हम एंटरटेनमेंट के भी अपनाए उनसे। इकोनॉमी कैसी थी? बेसिकली एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ये दो मेन चीजें थी इकोनॉमी के। दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट एंड दे वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। उसके साथ साथ राइस, वीट एंड अदर थिंग्स भी वो इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फूड सब उगाते थे। उसके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? चीफ फूड क्रॉप्स क्या थे? वीट, बार्ले, ईस्ट, मस्टर्ड, सब कुछ। राइस भी हमारे को लूथल के पास, जैसे अभी अभी पढ़े, फर्स्ट साइट टू कल्टीवेट राइस का हमें एविडेंस मिलता है, लूथल पे पढ़े थे। और ये सब गोदानों में जमा करके रखते थे, ग्रानरीज में। एंड दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन दी वर्ल्ड, ये भी हो गया। एनिमल को डोमेस्टिकेट भी करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, वो भी करते थे ये लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी के साथ। बफलो, गोट, शीप, पिग्स, they used to domesticate these animals, but they don't know about the horse, घोड़े के बारे में ये लोग नहीं जानते। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है? देखो ये मेजर ऑक्यूपेशन था ट्रेड एंड कॉमर्स इनका। इंटरनल ट्रेड भी करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करते थे ये लोग। अब जो सिटीज थे, कहां पर भी सिटीज क्या होता है, मेजर सेंटर ऑफ इंडस्ट्री होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स सिटीज ही होते हैं, जैसा आज भी हमारे पास है। और वो टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन किससे होता था? हवाई जहाज तो थे नहीं, बल्लक कार्ट्स, बैलवंडिया एंड बोट्स, इससे ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे यो। ठीक है, बोट के वास्ते डॉकयार्ड तो लोथल पे था, हमें पता है। मेटालिक मनी नहीं थी, मेटालिक मनी नहीं थी, दे डोंट यूज मेटालिक मनी। तो क्या चलता था वहां पर? एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। तो तुम वो ऋतिक रोशन जो बाजार में जाता ना, वो मूवी में सीन भी है, तो वो उसकी एक चीज बेच के दूसरी चीज खरीद के लाता, बार्टर सिस्टम रहता, मेटालिक मनी नहीं रहती। और इंपॉर्टेंट चीजें वो कैसा एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे, वो सब भी देखो। लैपिस लाजुली, ये एक कीमती पत्थर का नाम है, लैपिस लाजुली वाज इंपोर्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से क्या इंपोर्ट कर रहे? लैपिस लाजुली। कर्नाटक से क्या कर रहे? गोल्ड इंपोर्ट कर रहे। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। और ये जो मर्चेंट्स है, सील्स का इस्तेमाल करते हुए लेन देन क्या करते थे। और एक्सटर्नल जो ट्रेडिंग सेंटर थे, रशिया, पर्शिया, ईरान, मेसोपोटामिया, इराक, चाइना, अरबियन रीजन, गल्फ, ये सब चीजें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, आज भी हम ये सब कंट्री से ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है, और ये नोट करने की जरूरत है, मेसोपोटामिया में हमारा नाम क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मिलुहा। मिलुहा वाज द एंशिएंट नेम गिवन टू इंडस रीजन बाय द मेसोपोटामियन पीपल, मिलुहा। ठीक है, मिलुहा बोलते थे। वेट्स एंड मेजर्स, आजकल तो किलोग्राम तो नहीं है, लेकिन कैसा वेट्स एंड मेजर्स करते थे ये लोग?
ठीक है, ट्रेड पर्पस के वास्ते, ट्रांसैक्शंस के वास्ते। वेट जो होता था मल्टीपल ऑफ 16 होता था, 16, 64, ठीक है। तो आज भी हम ये फॉलो कर रहे, किसी को पता है आज भी वेट्स एंड मेजर्स में हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं ट्रांसैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल आज हम 1 रुपया हमारा बेसिक यूनिट है, 1 रुपये में कितने आने होते हैं? 16 आने। पहले तो हाँ 16 आने, ये 4 आने, ये 4, तो पूरे 16 आने, तो हो गया तुम्हारा 16, ठीक है। तो 16 आने, तो आज भी बेसिक यूनिट वही है हमारा वेट्स एंड मेजर में, ये भी बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स का, कॉपर का, और ये लोग तैयार करते थे। क्या करते थे? पोटरी, हंडी, हंडी वगैरह, सील्स, और बहुत सारे तावीजें भी बना लेते थे ये लोग, एमुलेट्स। और माना जाता था कि कभी कभी ये तावीजें को ब्लैक मैजिक से बचाएगी, या फिर कभी कभी ऐसा ही निशानी के लिए तावीज रखते थे ये लोग। और जो क्राफ्ट्स में है इनके पार्ट्स, इनकी स्किल्स में देखो, मूर्तियां भी अच्छे बना लेते थे ये लोग। फॉर एग्जांपल ए बियर्ड मैन वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, ये है वो बियर्ड मैन, ये फोटो, ये जो दिख रहा तुम्हें, स्कल्पचर ऑफ बियर्ड मैन, कहाँ मिला हमें? मोहनजोदारो में। इसी तरीके से ये डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज से बनाई गई, तांबे से, ये भी मोहनजोदारो में मिला। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में। तो दे हैव सम आर्टिस्टिक स्किल। तो आज भी पत्थरों से हम मूर्तियां बनाते हैं, या फिर ब्रॉन्ज से, ये सब स्किल्स आज भी हम अडॉप्ट करे चलते हैं हमारे पास। इसके साथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखा जाए तो बीड मेकिंग, ठीक है, बीड मेकिंग प्रोग्रेस है यहाँ पर भी। प्रेशियस स्टोन से बनाते थे, गोल्ड सिल्वर से भी बीड्स बनाते थे। पोट्री, डिफरेंट टाइप्स के जो हंडिया बर्तने होती है वो भी बना रही है, और उसके ऊपर डिजाइन भी दे रहे, देखो पेंटेड डिजाइन भी है, ठीक है। तो आर्टिस्टिक की स्किल्स बहुत काफी अच्छी है इनकी। रिलीजियस कंडीशन कैसी थी वो देखो। पहली चीज, इनके पास जो भी हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखेंगे वो आने वाले हिंदुइज्म में ऐसी निशानियां मिलेगी हमें। तो ये पहली चीज है। तो हमें ये क्या क्या प्रैक्टिसेस मिल रही है इनके पास? फॉर एग्जाम्पल दे यूज टू वर्शिप मदर गॉडिस, पशुपति शिवा, सम एनिमल्स, सम ट्रीज दे यूज टू वर्शिप। तो नेचर में जो भी चीजें दे रही थी उनकी ये वर्शिप करते थे ये लोग। बट नोट दैट वी हैव नॉट फाउंड एनी टेम्पल्स और प्लेस ऑफ वर्शिप। हमें कोई टेम्पल या प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिली, मगर ये बोलते कि ये इन सब चीजों की सब पूजा करते थे। किसकी किसकी करते थे? मदर गॉडिस, पशुपति शिवा, सेक्रेड एनिमल, ट्रीज वगैरह। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में भी ट्रीज में पीपल का जो दरख्त है उसके सराउंडिंग, ठीक है, औरतें हैं सो करते रहती, कल्चर प्रैक्टिस है। बनियान ट्री ये भी है। उसी तरीके से पशुपति शिवा जो है, आज शिवा के नया जो इवॉल्व है, शिवा की प्रैक्टिस जो है लिंगा शिवा लिंगम है, तो उसी तरीके से। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट की। और जो कुंड बनाया जाता था, वो जो पूजा के टाइम पे कुंड होता है, फायर अल्टर्स, वो भी उस वक्त थे, मौजूद थे। वी हैव डिस्कवर्ड दैट, ठीक है, हवन कुंड जिसको बोलते हैं। ब्यूरियल सिस्टम कैसा था यहाँ पर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफन कर देते थे, और कभी कभी दफन के साथ चीजें भी रख देते थे। तो ये माना जाता था कि भाई दोबारा वो जिंदा होगा, या जो भी आने वाली लाइफ में उसको काम में आएंगे, ऐसा कुछ तो भी करके उसको दफन भी कर देते थे। तो रिलीजियस कंडीशन में ये याद रखना है कि इनके जो भी रिलीजियस कंडीशन में नोट ये है, वी हैव नॉट फाउंड एनी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप, बट दे वर रिलीजियस पीपल, दे यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेस, पशुपति शिवा, सम एनिमल्स एंड सम ट्रीज, सो ऑन। फिर डिक्लाइन कैसा हो गया ये सिविलाइजेशन? तो ऐसा बताया जाता है कि 1750 बीसी तक पहुंचते पहुंचते ये सारे सिटीज डिसअपियर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह नहीं है, कई वजह है। देयर आर मेनी रीजंस, ओके। एक ये बताया जाता है कि मोहनजोदारो इंडस रिवर के करीब था, कांस्टेंट फ्लड्स आते थे वहां पर,
उसके साथ साथ इंडस वैली लोगों पर है सो इन्वेजन हुआ, किसका? आर्यंस का, ये भी हुआ। तो फ्लड्स आ रहे, इन्वेजन हो रहा, उसकी वजह से इकोनॉमिक लाइफ और सिटी क्या हो रही? डिक्लाइन हो रही। इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही, सिटी भी डिक्लाइन हो रही, ट्रेड भी डिक्लाइन हो रहा। तो ओवरऑल कोलैप्स, सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं। लेकिन सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी, जैसा मैं बता रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्शिप के जो मेथड्स है, मदर गॉडेस। तो आजकल हमारे पास जो है मूर्तियां देखो, मदर गॉडेसेस के रूप में पार्वती, लक्ष्मी, इस तरीके से मिल जाते। पशुपति शिवा जो है वो भी मिल जाता किसी ना किसी। ट्रीज में भी जैसा मैं बताया वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस मिल जाती है हमें। ये तो हुआ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ जो ट्रेड का है, ट्रेड रूट भी आजकल वही है जो एक्सटर्नल हम लोग ट्रेड कर रहे थे, हाँ, वही एरिया से, वेस्ट एशिया से रहने दे या उधर, या फिर जो आर्टिस्टिक चीजें थी, पोट्री मेकिंग, ब्रिक्स मेकिंग, ज्वेलरी, सो ऑन, आज भी है, वुमेन भी पहन रही है वो सब चीजें। डेसिमल सिस्टम या न्यूमेरिकल सिस्टम जो था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें आज भी हम कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसा ग्रेड बात में बात लेने का है तो होली बात आज भी होती है, कहीं पर 12 साल में, कहीं पर 6 साल में, ये सब होते रहता है। So moral of the story, some practices, cultural practices and tradition, still we are continued with that. Where some other civilization, for example Egypt, इजिप्ट में पहले पहले क्या होता था, वो बड़े बड़े चट्टानों से वो मम्मी से वो बनाया जाता था, पिरामिड्स बनाए जाते थे। आज वो सब नहीं है। ठीक है, ऐसा सब बंद कर दिया। लेकिन आज बीड मेकिंग में हम जो भी बना रहे थे, ज्वेलरीज में जो भी बना रहे थे, कंटिन्यू है। ग्रीस में पहले जो सिस्टम था खुदा को मानने का, वो भी अलग था। तो वहां पर अब मल्टीकल्चरल सोसाइटी आ गई, वो भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो कहीं ना कहीं चीजें चेंजेस हो गई अदर सिविलाइजेशन में, मगर हमारे पास ये कंटिन्यूटी देखी जा सकती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है। ये रहे आपके क्वेश्चन। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग स्पेशली, ठीक है, then socio-economic religious condition of this civilization, extent of civilization, grade bath, Indus script, causes for the decline, ये सब हो गया तुम्हारा। काफी है, समझ में आ गया इंडस सिविलाइजेशन? यस सर। हाँ, देखो ये असल में एंशंट इंडिया पढ़ो बोले ना, बहुत सारे लोगों को ना नींद आ जाती। पहली चीज समझ में ही नहीं आता, किताबें भी उतनी अच्छी नहीं है कि जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, और टीचर्स भी बहुत कम है जो अच्छे से समझा सके। तो हियर वी विल मेक इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली एंशंट हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीजें हैं, हम क्या क्या पढ़ना है, कैसा उसको रिलेट करना है, प्रीलिम्स में क्या आ रहा, मेंस में क्या आ रहा, और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब लेंगे तभी कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, नहीं तो पूरा बाउंसर्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्लासेस का फायदा अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, होप यू हैव एंजॉयिंग। उसके साथ साथ अगर से और कोई नियर एंड डियर्स में है जो ज्वाइन करना चाह रहे तो उनको बता सकते हैं। ठीक है, अभी तो आज के लिए क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी तुम्हारी। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट था, जो 1 ईयर वाली बैच है उनमें जो भी उर्दू ऑप्शनल वाले एस्पिरेंट है, जैसे समीना, अजहर, अनस और जो कोई भी है, मुंतजिब, मुस्तहिद, ये बच्चों को उर्दू ऑप्शनल के क्लासेस ले लेना चाहिए। ये जो हमारी बैच 3 दिसंबर में शुरू हो रही है, दिसंबर जनवरी में 2 महीने में आपका उर्दू ऑप्शनल हम कवर करके दे देंगे। उसकी फीस जैसा पहले बताया गया 15,000 रुपए रहती, 2 महीने में आपका उर्दू ऑप्शनल हो जाता। अदर एस्पिरेंट जो है उनके लिए अभी एक एक करके पहला काम ये करूंगा कि मैं एक
एक्सपर्ट जो ऑलरेडी मेंस लिखे, अच्छे मार्क्स लाए, इंटरव्यू दिए, सो कैंडिडेट या सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनसे सेशन करा दूंगा। जैसे PSIR है किसी का, 5-6 बच्चों का PSIR है अपने पास, तो उनके टीचर को बुलाऊंगा। सोशियोलॉजी वाले उनके टीचर को बुलाऊंगा, ठीक है। तो उनसे थोड़े से मशवरा लेके आप लोग दिसंबर में ऑप्शनल तैयार करना शुरू करना। उसके साथ अगर से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है कि भाई सर हम PSIR पढ़ना चाह रहे, जो भी फैकल्टी आप लेकर आए अच्छी, तो हम PSIR शुरू करने की तरफ, दूसरा ऑप्शनल हम जो शुरू करना सोच रहे हैं वो PSIR है, तीसरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो अगर से मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर से हमें मिल जाते हैं तो हम ऑप्शनल्स भी एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब एक एक करके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बढ़ाना ही है अपने को, ग्रुप भी बनाना है, बच्चे भी बढ़ाना है, कोर्सेज भी बढ़ाना है। तो तुम लोग रेडी रहो, इनपुट देते रहो। हाँ, और मेंस की क्लास में कल इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो गया। अब जो है तुम्हारे को मैं टॉपिक लेने वाला हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका मटेरियल वगैरह मैं पढ़ के तुम्हारे को हाईलाइट करके ग्रुप में भेज दूंगा शाम तक, और उसकी क्लास हुई तो आज ही ले लूंगा, ठीक है। रख सकते हैं? ओके सर, दूसरा कभी ओके, ओके, थैंक यू।